गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे संविधान निर्माण की सूचियां। आज हम लोग देखेंगे उसी संविधान निर्माण के स्रोत के बारे में, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें किन किन प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया गया है, इसके बारे में आज हम लोग देखने जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग देखते हैं। बहुत सारा भी एग्जाम आने वाला है। बिहार दरोगा 2 वैकेंसी आ चुकी है, झारखंड एसआई की वैकेंसी आने वाली है, झारखंड का सचिवालय का एग्जाम होने वाला है, बिहार में टीचर 1,20,000 के करीब हो रहे हैं। तो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग देखते हैं। अभी एसएससी की वैकेंसी, सीजीएल वगैरह की सारा का नोटिफिकेशन आ चुका है। जीडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जीडी के लिए हम लोग स्पेशल लाइव क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, और ये टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण के स्रोत। संविधान निर्माण के स्रोत के बारे में देखेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान बना है, तो संविधान बनाने में किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई, वहाँ की कौन सी क्वालिटी अच्छी थी जिसको संविधान में लिया गया, और जो हमारी इंटरनल जो हमारा शासन व्यवस्था थी, या ब्रिटिश हुकूमत भी जब हमारे यहाँ शासन की, तो उन सब चीज़ों को हमने कैसे कैसे अडॉप्ट किया, इन तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और संविधान निर्माण का, किसी भी देश के संविधान निर्माण के 2 स्रोत होते हैं, एक इंटरनल सोर्सेस, एक आंतरिक स्रोत होता है, आंतरिक स्रोत, और दूसरा होता है बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत की बात करेंगे तो बाह्य स्रोत 2 प्रकार की स्रोत होती है किसी भी देश के संविधान के नाम में। सपोज दैट, मान लीजिए अगर आप किसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएं, बिल्डिंग ही आप बनाएं, और जो हमारे यहाँ के जिन सामानों का उसमें उपयोग किया गया है, तो उसे हम आंतरिक स्रोत के अंतर्गत काउंट करते हैं। लेकिन उसी मकान में, आपके मकान में, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हम अमेरिका से मंगवाए हैं, हमने कोई चीज़ें जर्मनी से मंगाया है, फ्रांस से मंगवाया है, तो उसका एक्सटर्नल पार्ट होगा, एक्सटर्नल सोर्सेस होगा, जिसे हम बाह्य स्रोत के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य स्रोत। अब अगर यदि हम लोग सबसे पहले आंतरिक स्रोत की बात करें, सबसे पहले अगर हम लोग आंतरिक स्रोत को देखते हैं, आंतरिक स्रोत को, तो यहाँ पर जब हम लोग आंतरिक स्रोत को पढ़ते हैं, आंतरिक स्रोत को हम देखते हैं, आंतरिक स्रोत। वैसे भारतीय संविधान निर्माण का जो प्रमुख स्रोत है वो स्वयं भारत की जनता है। स्वयं भारत की जनता यहाँ की सर्वाधिक बड़ा स्रोत। और अगर हम आंतरिक स्रोत की बात करें, आंतरिक स्रोत की, तो आंतरिक स्रोत के अंतर्गत सबसे बड़ा सर्वाधिक प्रभाव इस स्रोत में, सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम का, भारत शासन अधिनियम 1935 का, 1935 का पड़ा है। ये आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जब हम 12 वर्ष दूर थे आज़ादी से, 12 वर्ष दूर, उस समय यहाँ की हुकूमत को, यहाँ के गवर्नेंस को गवर्न करने के लिए जो एक्ट आया है 1935 में, उसे हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। आइवर जेनिंग्स है, वो कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला है ना, बैग ऑफ बोरो है। या जो भी हमारे संविधान बनाने वाले हैं वो कहते हैं, जो विश्लेषक हैं, चाहे वो श्रीनिवासन हो, तो उनका कहना क्या है कि भारत का जो संविधान है वो 1935 के एक्ट का ब्लू प्रिंट है, फोटोकॉपी है। चूँकि भारतीय संविधान के 250 अनुच्छेद 1935 के, देखिए यहाँ पे, इस अधिनियम से 250 अनुच्छेद आप जानते हैं, आर्टिकल, मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताया है कि अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या और भाग क्या। तो 250 आर्टिकल 1935 से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, और कहा जाता है कि 200 को हू बहू उतार दिया गया। तो बहुत सारे जो आलोचक हैं, जो संविधान की आलोचना करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि भारत का संविधान 1935 के एक्ट का फोटोकॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इससे सहमत न हूँ। जो भी हमारी देश की उस समय की जो स्थितियाँ थी, चूँकि हमारे यहाँ ही आया है, हमारे यहाँ ये डेवलप हुआ है, और भारत देश के लिए बनाया गया है, और इतने दिनों के जो शासन थी ब्रिटिश हुकूमत का, और हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को चलाने में जो उनको जो प्रॉब्लम हुई, और उसमें जो चीज़ें बनी, वही हमारा 1935 का एक्ट है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव, जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 का।
ठीक है ना। तो अब हम लोग ये देखेंगे आंतरिक स्रोत के अंतर्गत जो 1935 का एक्ट है, इससे क्या क्या चीज़ें ली गई है। 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ों को लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे चीज़ें जो यहाँ पर ली गई है 1935 के एक्ट से, इसमें हम देखेंगे इसका सर्वाधिक प्रभाव, भारतीय संविधान निर्माण में इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सभी अधिकांशता लिखेगा ज़्यादा बेटर होगा, अधिकांशता प्रशासनिक विवरण 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान में लिए गए। जितने भी हमारे प्रशासनिक उपबंध थे, प्रशासन को चलाने के लिए जितने भी आज हम यूज करते हैं, इन सभी चीज़ों को 1935 के एक्ट से यहाँ पे लिया गया है। तो प्रशासनिक विवरण, यहाँ पर जो हमारा राज्यपाल का कार्यालय था, राज्यों के लिए जो राज्यपाल का कार्यालय है, राज्यपाल का राज्यपाल का जो कार्यालय है, देखते हैं, सॉरी यही इसमें होता है दिक्कत। राज्यपाल का कार्यालय लिया गया यहाँ से। तो राज्यपाल का जो कार्यालय है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है भारत का, ये कनाडा का भी मॉडल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था आई, संघीय व्यवस्था ये भी हमने 1935 के एक्ट से लिया गया है। चूँकि आपको हम बता दें कि 1935 के एक्ट में संघवाद और स्वायत्तता दो चीज़ें थी। संघवाद मतलब फेडरलिज्म, जो भी हमारे जो प्रांत थे या जो भी हमारा क्षेत्र था देश का, और वो अगर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे तो उन्हें अपने नियंत्रण में लाने के लिए एक संघवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि इनको आपको संघ में शामिल होना है। और जो रियासतें या जो भी ऐसा प्रांत था जो ब्रिटिश हुकूमत का पसदर था, उनको ऑटोनोमस दी गई थी कि आप स्वायत्त रहें और आप अपना जो शासन व्यवस्था को आप रेगुलेट कर सकते हैं, सिर्फ आपको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आपको काम करना होगा। तो ये जो संघवाद और स्वायत्तता थी, इसे मतलब इनकी एक बहुत बड़ी मतलब एक नीति थी, जिसमें जो राज्य हमारा विरोध कर रहा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें, और जो हमारे पक्षधर हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, उनसे अपने ध्यान को हटा करके संघवाद में लाए। तो भारत एक संघीय व्यवस्था जो लाई गई थी और स्वायत्तता ये 1935 का था, और यहीं पे लाया गया है, यहीं से ली गई है संघ सूची जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिया गया है। और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से जो है ना कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है। तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यहाँ से क्या ली गई है, यहाँ से ली गई है न्यायिक प्रणाली, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली यहाँ से ली गई है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे अमेरिका से स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान निर्माण में किसका प्रभाव पड़ा है इंटरनल सोर्सेज के अंतर्गत, या 1935 का भी एक्ट आएगा। तो 1935 का एक्ट अधिकांशतः जो गवर्नमेंट की जो ये है विवरण है, जो उनकी नीतियां हैं, जो भी वहाँ से रूल्स रेगुलेशन लिए गए हैं, वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे जो राज्यपाल का पोस्ट है, जो राज्यों का संवैधानिक सर्वोच्च होता है प्रत्येक राज्य का, तो राज्यपाल का जो कार्यालय होगा वो कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, आज भारत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक जो संघ है, तो ये संघीय व्यवस्था हमने लिया है 1935 के एक्ट से। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आप इसको अगर यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं, चूँकि हम आपका कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अभी बहुत सारा वीडियो ऐसा आया है जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स दिए गए हैं। जब बहुत सारे ट्रिक्स को आप याद करेंगे ना, तो आपको याद करना मुश्किल होगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1935 का जो एक्ट आया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 की बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ से चलते चला हमारा संघर्ष चला, फिर हमने देखा विश्व युद्ध हुई 1939 टू 1942, 42 में वर्ल्ड वार हुआ, 1945 में ब्रिटेन का आम चुनाव हुआ, और आम चुनाव में जब क्लेमेंट एटली की गवर्नमेंट बनी तो दिसंबर 1946 से हमारी संविधान सभा ने संविधान लिखने का काम करना प्रारंभ किया।
तो दिसंबर 1946 से देखिए, अब हम लोग आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अग्रसर है। दिसंबर 1946 से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और इसी बिटवीन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी भी मिल गई, स्वतंत्रता मिली। लेकिन फिर आगे जाके 26 नवंबर 1949 को, ये सारे डेट आपको याद है, पिछले वीडियो में आप इसको देखिएगा भी, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 50 को लागू की गई। 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद भी हमारा जो शासन व्यवस्था का जो चली, फ्रीडम के बाद भी ऑलमोस्ट यहाँ पे देख लिया अगस्त लगभग 3 साल, मतलब पौने 3 साल आप इसको कहें, ये जो हमारी शासन व्यवस्था चली है ना, माने 2 साल लगभग 47, 48, 49, हाँ वही हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इतना दिन जो हमारा संविधान चला वो 1935 के एक्ट के आधार पे। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जो प्रशासनिक विवरण है, ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन है यहाँ से लिए गए हैं। राज्यपाल का जो हमारा ऑफिस होता है, कार्यालय जो काम करती है, इसमें संघीय व्यवस्था का जो हमारा व्यवस्था है, और इसमें जो संघ सूची जिसमें हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, और यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान आ गया, राज्य सूची जो ली गई है, राज्य सूची, सॉरी बाबू, राज्य सूची यहाँ से ली गई है। और अभी यहाँ जो संपत्ति सूची थी वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चूंकि कुछ लोगों का कमेंट्स आया है कि सर थोड़ा सा आप इस पर टाइम दीजिएगा 1 सेकंड के लिए, हम लोग इसको कुछ नोट डाउन करते हैं। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग का 1935 जो है ना क्लियर हो गया, और यहीं पे जो है ये न्यायिक प्रणाली भी है यहीं से, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाह्य स्रोत के अंतर्गत, तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। अब बाह्य स्रोत देखें, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे आइवर जेनिंग्स जो कहते हैं, या हमारे संविधान के जो विशेषज्ञ हैं डी बसु, जो अब हमारे बीच नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का थैला, बैग ऑफ बोरो, उधार का थैला इसे कहा गया है। चलिए वो तो कमेंट से अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं। तो इसी बीच में हमारा जो संविधान है उसमें दूसरे देशों से क्या लिया गया, तो सबसे पहले हम लोग ब्रिटेन की बात करेंगे, सबसे पहले ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटेन, या इसी को हम कहें इंग्लैंड, एक ही बात होगी, है ना। तो 200 वर्षों तक हम ब्रिटेन के कॉलोनी रहे, 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा भारत, 200 वर्षों तक लगभग इन्होंने हुकूमत की, है ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो ब्रिटेन से सबसे बड़ा चीज़ जो है ना, ये संसद का जो कॉन्सेप्ट है, जो पार्लियामेंट है, आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते रहना चाहिए। इसे हम लोकसभा प्लस राज्यसभा कहते हैं। वहाँ पे इसे कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम द्विसदनात्मक, ये राज्य में भी वही है और केंद्र में भी वही है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था या जो प्रणाली है ये हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ये जो संसद का कॉन्सेप्ट है, और ड्यूअल हाउस जो है जिसको बाई कैमरल भी कहा जाता है, तो ये हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से लिया है। यहीं पे आता है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म्स गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है, संसदीय शासन प्रणाली। यहीं पर हम लोग कह सकते हैं विधि का शासन, अलग अलग चीज़ों को इसी तरह से लिखा जाएगा, या यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि का शासन को हम लोग ये भी देख सकते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो क्वेश्चन का टाइप है उसे मैं करा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि विधि का शासन लिख रहे हैं फिर उसके बाद लिखते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है, प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं द्विसदनात्मक प्रणाली है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने ब्रिटेन पे लिया है। हालांकि नागरिकता के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है ब्रिटेन से एकल नागरिकता हो गई, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली हो गया आपका। और यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं क्या कि जो इसे निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा जो हमारी है इसे लोअर हाउस कहा जाता है, और राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है इसे उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन, और इसे हम लोग कहते हैं उच्च सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ भी वही है, निम्न सदन का
उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली होना, अधिक शक्तिशाली होना एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पे संसदीय विशेषाधिकार शक्तियां, विशेषाधिकार, या फिर इसी को कहा जाता है कभी कभी यहाँ पे कहा जाता है सांसदों जो आपके यहाँ के सांसद होंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल पावर ऑफ एमपी, स्पेशल पावर ऑफ एमपी, सांसदों की विशेषाधिकार शक्तियां, विशेषाधिकार शक्तियां, विशेषाधिकार शक्तियां, ये सारी चीजें जो है ब्रिटेन से ली गई है। तो देखिए इसको याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक्स है कि कहा जाता है ना कि किसी की भी संगति का असर होता है। 200 वर्षों तक, अभी हमने जब क्लास को स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि जब 200 वर्षों तक हम इनके कॉलोनी रहे, उपनिवेश रहे ब्रिटिश हुकूमत के, तो अब इनको जो जो ऑब्स्टिकल आया, बाधा आई शासन को चलाने में, तो उससे संबंधित इन लोगों ने नियम बनाए। और वही हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से भारतीय संविधान का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जब हम फ्रीडम हो रहे हैं, जब हम आज़ाद हो रहे हैं, तो इस सिस्टम को कैसे छोड़ते हैं? तो जहाँ की जो अच्छाइयाँ थी, क्वालिटी थी, है ना, उसको हमने लिया है, अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो संसद हमारा है, ब्रिटेन में सिंपल इसे पार्लियामेंट कही जाती है, पार्लियामेंट। इसके दोनों सदन अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो संसद से रिलेटेड जितनी चीजें हैं आसान है एकदम याद करना। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। राज्य में भी जो विधानमंडल होता है वहाँ पे भी बाइकैमरल है। जो 6 स्टेट है अभी उसमें जैसे विधानसभा है, विधान परिषद है, लेकिन बाकी स्टेट में सिंगल हाउस है, मतलब एक सदनात्मक व्यवस्था है। तो ये जो संसदीय व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि संसद हमारी ये है, देखेंगे ध्यान से, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि ट्रिक्स से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ट्रिक्स को आप कितना याद करेंगे, सारे ट्रिक्स को याद करना सबसे ज्यादा डिटेल है। हाँ, कहीं कहीं क्या होता है कि हिंट से किसी चीजों को हम याद करते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रेसिडेंट है, ये एलएस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे, एलएस समझने के लिए आपको, ये लोकसभा है और इसे हम कहते हैं राज्यसभा, एलएस और आरएस। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम विधि के द्वारा विधेयक बनाते हैं, बिल प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी भी विधेयक के माध्यम से किसी भी विधि में हमें चेंज करनी है, किसी विधि को हमको चेंज करना है, तो विधि को अगर हमें चेंज करना है तो इसका जो प्रोसेस है वो संसद के माध्यम से होगी। देखिए डेमोक्रेसी में लोकसभा में यहाँ पर 543 मेंबर हैं, यहाँ पे 245 मेंबर हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट है। किसी किसी आर्टिकल में, किसी किसी विधेयक पे प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है, कहीं जरूरी नहीं भी है। आगे हम लोग जब देखेंगे फुल कोर्स को, तो अब यहाँ पे देखिए कोई भी बिल जिस पर हम कानून को चेंज करना चाहते हैं, कानून को हटाना चाहते हैं, तो ये संसद करती है, इसको बिल में ड्रॉ करना होता है। अगर किसी कानून को हम रिमूव करना चाहते हैं, विधि को, तो वो भी इसमें मेंशन करेंगे। और कोई नई कानून अगर हम लाना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब बोथ हाउसेस इस पर साइन करेगा, पारित करेगा कानून, मतलब अपनी सहमति देगा, वोटिंग करेगा, देन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के द्वारा हम लोग संशोधन करते हैं, विधि को चेंज करते हैं। और यहीं पर देखिए कि 2024 का इलेक्शन होगा और जो भी बहुमत दल होगी उसे ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। बहुमत दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री होगा, जिसे राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए जो भी मिनिस्ट्री होगी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, उनके लिए एक नेसेसरी है कि आपको आइदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना आपके लिए जरूरी है। आप जब तक अगर आप लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तब तक आप मंत्री नहीं रह सकते। एक अलग चीज है कि प्रधानमंत्री अगर प्रेसिडेंट को कहता है कि एक्स व्यक्ति को आप मंत्री बना दो, जब हम लोग मंत्री परिषद 74 आर्टिकल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम लोग पूरा फुली डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अगर कोई मंत्री प्राइम मिनिस्टर का पसंदीदा है और वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है तो अलग चीज़ है कि 6 माह तक वो मंत्री पद पे रह सकता है। 6 माह के बाद उसे किसी सदन की सदस्यता ले लेनी, ग्रहण कर लेनी आवश्यक होगी। मतलब यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं कि ये वाला जो फिगर है संसद का, यही क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है, विधि में चेंज करती है। और यही जो लोकसभा और राज्यसभा है शासन चलाती है, मतलब गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो वही जो संसद के द्वारा जो शासन प्रणाली चलती है, इसी को हम लोग कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। यही आप इसको देखेंगे विधि का शासन। और ये जो प्रोसेस है कैसे विधि निर्माण होती है कि विधेयक प्रिपेयर करेंगे, कोई भी हाउस कर सकता है। कुछ चीज़ों पे जैसे
पहले वो करेगा, ये हम लोग देखेंगे वहाँ पे अपने टॉपिक पे। तो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये मैंने ब्रिटेन से लिया है। और सिंगल सिटीजनशिप ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है कि आप भारत के नागरिक हैं तो दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। हालांकि हमने कहा कि प्रारंभ में 16 देशों के साथ और लगभग बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर अधिकांश देशों के जो भारतीय नागरिक हैं उनको अब दोहरी नागरिकता की सुविधा प्रदान की गई है। कुछ अधिकार से उनको सिर्फ वंचित किया गया है। लेकिन अभी का जो हमारा मॉडल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रिटेन पर आधारित है, सिंगल सिटीजनशिप का। तो ये हम लोग यहाँ पे देखें। अब यहाँ पर देखिए निम्न सदन, जिसे हम अभी के है शॉर्ट में लिखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा उच्च सदन है, बड़ा है राज्यसभा। लेकिन यहाँ कहा गया कि जो लोअर हाउस होगा, मतलब जो लोकसभा होगा, जो लोकसभा होगी, जो लोकसभा होगा हमारा, ये लोअर हाउस है, वहाँ पे भी हम लोग लिखे हैं। और यहाँ पर उच्च सदन हमारा राज्यसभा होगा। लेकिन निम्न सदन इससे ज़्यादा पावरफुल है, ये बड़ा सदन है, अपर हाउस है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं इसे। लेकिन ये निम्न सदन से ज़्यादा पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री निम्न सदन का बहुमत दल का नेता होगा, न कि राज्यसभा के बहुमत दल का नेता। सरकार का गठन इस सदन से होगा, न कि इस सदन से। तो ये सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से लिया है, एज इट इज इसे लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, अब यहाँ पर देखिए, संसद या सांसद कहें कि इनकी जो भी प्रक्रिया चलती है वो गोपनीय होती है। इसको बिना इनकी अनुमति के दिखाया नहीं जा सकता, छापा नहीं जा सकता, या कहते हैं हम इसको प्रसारित नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो है ना इनकी पावर है संसद का। अगर ये चाहें तो इनकी वीडियो आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जो एमपी है, इनको भी बहुत सारे स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपको बार बार देखते होंगे स्टेट में मिलता होगा कि जो संसद की कार्यवाही चलती है, जिसको हम सत्र कहते हैं, सत्र, तो सत्र हमारा चल रहा है। सत्र अगर मान लीजिए मानसून सत्र है, मानसून सत्र, या अभी चलिए हम लोग विंटर सेशन को हम लोग देखते हैं। विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र चलने वाली है और ये नवंबर से दिसंबर है, नवंबर से दिसंबर। तो नवंबर से दिसंबर का सेशन है, मान लीजिए 20 या 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और ये 10 दिसंबर तक चलती है। तो नवंबर 25 से 40 दिन पहले, बहुत बार क्वेश्चन आया, 40 डेज, 40 दिन पहले, और ये 10 दिसंबर के 40 दिन बाद तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप सिविल केस में, जिसे कहा जाता है दीवानी केस में, आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 डेज वाला, कि 40 दिन पहले। देखिए जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है हमारी, तो अगर ऐसा कोई पावर हो कि क्लास 25 तारीख से शुरू हो रही है नवंबर से, तो 25 नवंबर से 40 दिन पहले, और जब 10 तारीख में समाप्त हो रही है तो 10 दिसंबर के बाद 40 दिन तक किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है, इसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तो इसे हम इनको विशेषाधिकार की शक्तियां में काउंट करते हैं, जो आम नागरिकों को प्राप्त नहीं। आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्राप्त है। दूसरा, अगर कहीं पर भी कोई घटना घटती है, कोई केस हो जाता है, लेकिन हाँ एक चीज़ और यहाँ पर बताएंगे आपको, दीवानी मामले, जमीन जायदाद, धोखाधड़ी, फॉर्जरी की केस को हम लोग दीवानी में काउंट करते हैं। सिविल का केस में, जहां पर गोली बंदूक चली है, खून खराबा हुआ, अपने शब्दों में समझे, उसे हम फौजदारी का केस कहते हैं। तो फौजदारी मामलों में उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन दीवानी मामले में उन्हें नहीं लिया जा सकता इस पीरियड के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। तो आपको ब्रिटेन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरी क्लासेस या हमारा चैनल का क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी तरफ से आ रही है, फ्री क्लासेस दे रहे हैं, और ये आप तुलना कर सकते हैं, आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो इसको आप देखते रहिए। तो अभी हमने यहाँ पे देख रहा था 1935 के एक्ट को हमने देखा, वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से, ब्रिटेन, सिंपल, सारी संसद से, ये लोकसभा है, राज्यसभा है, ये कहाँ से लिया गया है, दोनों सदन, तो ब्रिटेन से। जब हम लोग अनुच्छेद जब 81 पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, तो वहाँ फिर से सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, 40 दिन पहले, 40 दिन बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ये विशेषाधिकार की शक्तियाँ सांसदों को जो दी गई है हमारे संविधान के द्वारा, ये कहाँ से ली गई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना। देखिए आप यहाँ पर क्या करें ना, कि जैसे जो ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया, हम लोग भी MCQ कराएंगे, लेकिन इससे पहले कोई भी बुक्स जो चैप्टर वाइज है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ संविधान का स्रोत, तो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं संविधान के स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन।
तुरंत क्यों आप उसको कीजिए, तुरंत एक एक चैप्टर आपका क्लियर होते जाएगा। या आप घटना चक्र ले सकते हैं जो बहुत ही सुंदर है, उसको आप चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो उसको घर में जाके बनाने का प्रयास करें। अगर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे तो मेरी क्लास भी आपको अच्छी लगेगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया है। अमेरिका मतलब यूएसए से क्या लिया गया। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप कि भारतीय पूरे विश्व में अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका में ही सबसे पहले लिखित संविधान की शुरुआत हुई। पूरे विश्व में अमेरिका पहला देश बना जब वो भी उपनिवेश से बाहर निकला, गुलामी की बेड़ियों को जब तोड़ा, तो उसने सबसे पहले लिखित संविधान की शुरुआत की। ब्रिटेन का भी संविधान लिखित है, बट रिटन फॉर्म में है, बट उसे हम लिखित नहीं कहते हैं। ब्रिटेन का संविधान रिटन फॉर्म में है, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि राजा 9 आए, 10वीं आए, 11वीं आए, 12वीं रानी आई, राजा आए, किंग आए, और वो क्या किए कि ताम्र पत्रों पे उसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते गए। लेकिन ऐसा दूसरे राजा वो भी लिखते गया, लेकिन जिस देश में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाकर या इसे दूसरे फॉर्म में बैठ करके लिखी जाती है और फिर वो कंप्लीट होता है और उसे स्वीकार की जाती है, तो उसे लिखित संविधान कहा जाता है। सबसे पहले इसने शुरू किया, और अमेरिका के संविधान में ही सबसे पहले वहाँ के नागरिकों को फंडामेंटल राइट दी गई। अगर हम अंग्रेजी हुकूमत थी, क्या बुरा था इसमें, लेकिन वो हमारे धन का दोहन कर रहे थे, हमारा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारे ऊपर जुर्म ला रहे थे, तरह तरह का काला कानून हमारे ऊपर थोप रहे थे। तो हम जो फाइट कर रहे थे किस लिए, कि मेरे को राइट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार भी किसी किसी किताब में आपको मिलेगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से ली गई है। अभी हमने देखा क्या कि 1935 के एक्ट से न्यायिक व्यवस्था ली गई है, जो सिस्टम है जो उस समय शुरू हुआ था, क्योंकि हमारा 1935 के एक्ट में ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको तो पूरा डीपली पढ़ेंगे। आरबीआई 1935 में, सुप्रीम कोर्ट 1935 में, ये सारी चीज़ें, लोक सेवा आयोग 1935 में, ये तो हम लोग फिर वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है, न्यायपालिका का स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका जो बिना किसी भय और बिना किसी दबाव के न्याय का काम करे, ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये हमने लिया है कहाँ से, हमने लिया है यूएसए से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से और स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से। यहाँ पर और एक चीज़ है, न्यायिक पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन की शक्तियाँ, पुनर्विलोकन या इसको कहते हैं पुनरावलोकन या इसको कहा जाता है रिव्यू करना किसी चीज का। ये हमने भी न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने लिया है अमेरिका से। और यहाँ पर क्या चीज लिया है हमने, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट प्रक्रिया जो है, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया गया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अमेरिका कॉलम को देख रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट जो इंडिपेंडेंट होगा हमारा जुडिशियल रिव्यू, या हम कहें इसको न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने अमेरिका से लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने यहाँ से लिया है, और भी यहाँ से लिया है जो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, जो जजेस हैं, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये भी हमने लिया है अमेरिका से, हटाने की प्रक्रिया। हालांकि महाभियोग के समान मिलती जुलती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है महाभियोग में। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, या सीएजी को जब हम हटाते हैं, तो इसके लिए हम लोग हालांकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में महाभियोग एक शब्द है जो अमेरिका से लिया गया, और ये सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेम उसी प्रोसेस से उसमें थोड़ी चेंजेस करके, अगर किसी दूसरे पोस्ट को जब हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं संसद के द्वारा, तो उसे भी हम महाभियोग के समान प्रक्रिया कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना अमेरिका से ली गई है। और यहाँ पे लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और यहाँ पर हमने लिया है उपराष्ट्रपति का पद। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है
मतलब हम लोग राष्ट्रपति को नियुक्त करते हैं, निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। ये इनडायरेक्ट करते हैं, अमेरिका में डायरेक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए नियुक्त होता है, मतलब निर्वाचित होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को थोड़ी बहुत अंतर है, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं 4 ईयर्स, 4 वर्ष के लिए ही उनकी कार्यकाल होती है। लेकिन जो निर्वाचन का प्रोसेस है, मतलब हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो हमारे द्वारा निर्वाचित होगा। और फिर ये जो गणतंत्र का सिस्टम है ये हमने फ्रांस से लिया है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस से क्वेश्चन आएगा। और सिंपल जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए। और इसको आप बिल्कुल जब पढ़ें तो एक रफ कॉपी रखें और रफ कॉपी पर मेमोरी में याद करके देखिए कि याद होता है कि नहीं, या पढ़ करके फिर इसको रिकॉल करें, रिकॉल कर पाते कि नहीं। अगर आप रिकॉल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप फिजिकली और मेंटली, मतलब आपका शरीर और मन दोनों स्टडी टेबल पे था। और अगर आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन फिर आपको गाना सुनने का मन करता है या आप कहीं कुछ और सोचते हो, तो इसका मतलब है कि आप अभी सफलता से दूर हैं। तो मन को एकाग्र करना, पढ़े हुए चीज़ों को रिकॉल करना और वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, और तुरंत से इसको लिख करके देखिए कि जो चीज़ें हमने पढ़ा वो याद होती कि नहीं। तो फिर हमारा मेहनत और आपका मेहनत दोनों साकार होगा और आप देखेंगे कि 6 महीना से लेकर के 1 साल के अंदर आपकी रिजल्ट होगी, राइट। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को देखा। अब हम लोग इसको यहाँ से ये करते हैं, जो भी इसको आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें, या आप अगर यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का पहले भी मैंने बताया कमेंट्स आया था कि सर बोर्ड से आप हट जाएं, तो उसके बाद हम लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमेरिका के बाद कनाडा। कनाडा से हम लोग देखते हैं 1935 में हमने देखा था राज्यपाल का कार्यालय, लेकिन कनाडा में क्या है, कनाडा में केंद्र, यहाँ पर मेन क्या है कि संघीय व्यवस्था, जो संघवाद है, संघ को जो ज़्यादा शक्ति दी गई है। ये जो सिस्टम लिया गया, जैसे सोलर सिस्टम होता है कि सन है और सन को ज़्यादा पावर दी गई है, सन है जैसे इसको हम लोग केंद्र मान लेते हैं, और सारे उपग्रह अपने अपने एक्सिस पर इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, अपने अपने एक्सिस पे परिक्रमा कर रहे हैं, राइट बाबू। तो उसी तरह से हमारा मान लीजिए बिहार है, यूपी है, एमपी है, कोई भी स्टेट है, झारखंड है, ये हमारे स्टेट हैं। तो केंद्र को ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनाया गया, सुदृढ़ केंद्र की व्यवस्था की गई। तो सुदृढ़ केंद्र की व्यवस्था के अंतर्गत में क्या है को हम लोग आगे भी देखें और देखेंगे, फिनांस, डिफेंस है ना, जो वित्त है, रक्षा है, फॉरेन मामले, विदेशी मामले, ये और कुछ पोस्ट है जैसे IAS IPS, ये जो बड़े पद हैं ये इनके प्रति मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम केंद्र के अधीन है। कुछ चीज़ों में हमें ऑटोनोमस दी गई है, लेकिन भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जो संघ है, इसी को हम कहते हैं संघवाद। और ये सिस्टम हमने लिया है कहाँ से, कनाडा। तो इसको फेडरलिज्म बोलते हैं, संघवाद, संघवाद है ना, फेडरल सिस्टम, ये संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। 1935 में हमने देखा था, 1935 में हमने देखा था कि संघ सूची और राज्य सूची ली गई, और समवर्ती सूची आगे हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन एक अवशिष्ट शक्तियां होगी। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो हमने लिया है कनाडा से। अब अवशिष्ट शक्तियां क्या है कि जो विषय राज्य में है, संघ के हैं, संघ को दे दिए गए, जो राज्य को है, राज्य को दे दिए गए। अब लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बाद में आती है, जो विषय बनते हैं, विधिक विषय बनते हैं, उस पर केंद्र को ज्यादा अधिकार दिया गया है और उसे अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। तो कनाडा से संघवाद, या इसको हम कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था, और अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट सूची हम इसको कहेंगे, अवशिष्ट सूची पर केंद्र का सर्वाधिक, केंद्र का अधिकार होगा, केंद्र का अधिकार होगा, है ना, केंद्र का अधिकार होगा, केंद्र का अधिकार होगा। तो ये हमने यहां पर लिया है। और अब यहां पर एक चीज देखेंगे, राज्यपाल का पद, ये भी देखेंगे इसी में, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद भी कनाडा से लिया गया। तो ब्रिटेन से शासन वाली चीजें
और अगर अमेरिका याद करना चाहते हैं और आप ट्रिक्सी याद करना चाहते हैं तो देखिए अमेरिका से हमने क्या लिया, न्यायिक व्यवस्था, न्याय वाली चीज़ें, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग लाते हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे कि 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ती है, पहले 1/4 से इसको रिटेन लाना पड़ता है, फिर बोथ हाउसेस में इसको 2/3 से पारित करना होता है, लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के प्रति नहीं लाया गया है। तो राष्ट्रपति पर भी हम जो वोटिंग कर रहे हैं, जो हमारे कटघरे में है, लोकसभा राज्यसभा में, तो ये भी हमने कहाँ से लिया, इसमें भी न्याय है, जजमेंट है। तो आप याद कीजिए फ्रेंड्स कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही आपको राइट दिला सकता है, कमजोर व्यक्ति नहीं, वही आपको न्याय दिला सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना न्यायिक व्यवस्था वाली, ये अधिकार, मौलिक अधिकार आपको जो पावरफुल पर्सन है वो दे सकता है। यहाँ पे कंट्री कौन है, पावरफुल कंट्री कौन है, अमेरिका है। तो अमेरिका से हिंट्स कर लीजिए अधिकार, ये लाइफ टाइम में भूलेंगे। 200 वर्षों तक भारत पे शासन क्या, ब्रिटेन, तो शासन और संसद वाली चीज़ें ब्रिटेन से, विधि निर्माण या शासन व्यवस्था ब्रिटेन से मैंने लिया है। अमेरिका से आप पावरफुल से याद कर सकते हैं, जजमेंट मतलब इम्पीचमेंट, महाभियोग, मौलिक अधिकार, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से लिया है। जो आगे का जो वीडियो आएगा, जैसा भी आप आ गया न्यायिक पुनर्विलोकन, तो 137 में है, संसद कानून का निर्माण करेंगे। देखिए संसद, ये सारी चीज़ें जब आप हमारे साथ रहेंगे तो जब चैप्टर आएगा वहाँ पे पढ़ेंगे। तो संसद, चूँकि ये जो सेशन होगा काफ़ी लंबा होने जाएगा, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग छोड़ चुके हैं। 137 संसद कानून का निर्माण करेंगे। और जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका का संरक्षक बनाया गया, वो संविधान, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, मतलब वो विधायिका कार्यपालिका पर वो ध्यान देगी, नजर रखेगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर यदि संसद को ऐसा कानून का निर्माण करती है जो हमारी भाईचारा, बंधुता, एकता या देश के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, और ये लगता है कि ये विधि सम्मत नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त कर देगी, शून्य घोषित करेगी न्यायपालिका। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पर और देखेंगे क्या, कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को फाइनल डिसीजन में अगर उसको डेथ पनिशमेंट दे देती है, मृत्युदंड की सजा सुना देती है, और जिसे मृत्युदंड की सजा दी गई है, एक बार फिर से प्रार्थना कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि एक बार फिर से मेरी जो केस है, जो हमारा जो अपराध है, उसको एक बार फिर से समीक्षा की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट फिर दूसरे जज का एक बेंच बना करके, दूसरे जजों की टीम बना करके, और फिर से अपने ही केस का रिव्यू करती है, पुनरावलोकन करती है। ये बहुत बड़ी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई। तो मैंने यहाँ पे कह रहा था कि आगे जब सुप्रीम कोर्ट 124 में हम पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तो ये तमाम चीज़ें फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर फिर से मैं पूछूंगा कि कहाँ से ली गई है। तो आप यहाँ पे देखिए, केंद्र राज्य संबंध, जो संघ का जो मॉडल है, सशक्त भारत का जो निर्माण हो, अखंड भारत बने, ये हमने कनाडा से लिया है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ इकाई है, ये भी कनाडा से लिया गया है। और केंद्र और राज्य का जो प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल, ये राज्यपाल का पद हमने कनाडा से लिया है। तो आप अगर इसको अब तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और हम लोग इसको यहाँ पे मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, कनाडा के बाद सोवियत रूस। सोवियत रूस से देखेंगे हम लोग, सोवियत रूस से क्या हमने लिया है। तो सोवियत रूस में मूल संविधान में मेरा मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, मौलिक कर्तव्य ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य जो है, मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया था, मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया था मौलिक कर्तव्य का। लेकिन बाई 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नागरिकों के लिए जो आपका जो देश के प्रति क्या ड्यूटी होगी, क्या कर्तव्य होगा, इसको हमने भाग 4 के क्लाउज का में या ये में रखा है, जिसे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। और ये मूल संविधान में नहीं था, मौलिक कर्तव्य को 1976 से भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 1976 से जोड़ा गया, और इसे जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति के सलाह पर इसे संविधान में जोड़ा गया, इसे संविधान में नोट डाउन करते चलेंगे आप, संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिख दिया, वहाँ पे फिर से हम लोग दोहराएंगे ही इसको। 42nd अमेंडमेंट था, इसे 42वां संशोधन से लिख ही लीजिए आप। 42वां संशोधन संविधान में जो हमने अमेंडमेंट किया 1976 से जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर।
और एक संवैधानिक आयोग तो नहीं है, बट जो 5 इयर्स का प्लान है, पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है ना, ये रूस का मॉडल है 5 ईयर का प्लान। ये बार बार आप देखते हैं 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना जो होती है वो क्या है, तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए हम लोग किसी एक सेक्टर को डेवलप करने की जो योजना बनाते हैं, और इसको भी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई है, तो इसे भी देखेंगे। तो पहला में कृषि को डेवलप करने का प्लान किया गया था, पूरा बजट उस पर रखा गया। उसके बाद सेकंड जो हमारी 5 ईयर प्लान हुई, तो वो जो था उस पर हमने इंडस्ट्री पर फोकस किया। तो इस तरह से इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, सोवियत रूप से मौलिक कर्तव्य और 5 ईयर का प्लान लाया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ पर आते हैं आयरलैंड से देख लें हम लोग। आयरलैंड, 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 आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक, नीति निदेशक तत्व, निदेशक तत्व, इसे डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निदेशक तत्व का है, ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। वेरी वेरी सिंपल। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या आयरलैंड से लिया गया है, राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत, 12 सदस्य मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय 12 मेंबर बाय प्रेसिडेंट। ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, राइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम लोग भाग 4 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। अब देखिए आगे जब संविधान सभा में आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पिछला वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर मैं यहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन जो स्टूडेंट अभी नए आए हैं, अभी इसमें जुड़े हैं, वो देख लीजिए आप। और यहाँ पे क्या है ना कि देखिए, अब लोकसभा, लोकसभा यहाँ पर 545 था पहले, पुरानी किताब में आपको मिलेगा 545 सदस्य, 545 मेंबर। तो 545 सदस्य में 543 ये इलेक्टेड होते थे। इलेक्टेड मतलब इनके लिए इलेक्शन होता था, निर्वाचित, निर्वाचित होते थे सदस्य। जबकि 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन जो मेंबर था, 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टूडेंट्स, है ना। बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो फिर आपको परेशानी होने लगती है। तो यहाँ पर इसलिए हम स्टूडेंट बन के ही आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट को हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता था जब आपकी तरह हम भी तैयारी करते थे, तो उस चीज़ को ध्यान में हम रख के पढ़ा रहे हैं। और आपको पता भी होगा 545 मेंबर थे पहले, अब इसमें 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, आंग्ल भारतीय सदस्य, जिनको जो डच थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, जो यहाँ से बाहर चले गए आज़ादी के बाद, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रह गए, तो उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहा, आंग्ल भारतीय की नागरिकता दी। तो वैसे 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को लोकसभा में भेजा जाता था मनोनीत करके। मतलब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं की जाती थी। लेकिन अभी आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 104वां संशोधन जो संविधान का आया, और जब इनकी संख्या घट गई एंग्लो इंडियन की, तो ये जो एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट है हट गया। तो ये हटा तो दिया गया, लेकिन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हुआ, और ये इतिहास बन गया जो हमेशा पूछी जाएगी कि पहले कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे, 2, और मनोनीत करने की पावर किसको है, डायरेक्टली संसद में बैठाने का, तो ये था राष्ट्रपति को। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, आज यहाँ पे 245 सदस्य हैं, 245, जिसमें 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 सदस्य मनोनीत हैं। और आपके प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी मनोनीत करके राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में भेजा गया है, ये आपको पता होगा। तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यहाँ पे 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। और इसमें हमारे संविधान में कॉन्सेप्ट है कि लोकसभा, राज्यसभा, यहीं से सरकार गठन होती है, सारी प्लानिंग यहीं से बनती है। अब यहाँ पर इनके लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है कि भाई राष्ट्रपति ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो कला, विज्ञान, संस्कृति, अर्थ में जो 12 सेक्टर में अपना अचीवमेंट रखते हैं भारत के लिए, जैसे सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो यहाँ पे मनोनीत होंगे। तो गवर्नमेंट की जो प्लान बनेगी, योजनाएं बनेगी, बजट होगा, उसमें इनका कॉन्सेप्ट को, इनके विचारों को लिया जाएगा कि भाई कैसे हम खेल को ज़्यादा डेवलप करें, ठीक है ना। तो ये लिया गया है, जो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से, राइट। और यहाँ पर एक राष्ट्रपति का निर्वाचन,
जो एकल संक्रमणीय समानुपाती मत प्रणाली के द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, जो इलेक्शन सिस्टम है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय समानुपाती मत प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, ये चीजें हमने आयरलैंड से लिया है। आई होप आपको याद हो गया होगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो रट्टा भी कुछ कुछ मारते थे, अमेरिका से अधिकार, रूस से कर्तव्य, आयरलैंड से तत्व, ये तीनों सिमिलर था। सबसे बड़ी कंट्री अमेरिका, तो अमेरिका से अधिकार फंडामेंटल राइट, रूस से ड्यूटी कर्तव्य और आयरलैंड से तत्व, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग एक बार में रख लेते थे। ठीक इसी तरह से तत्व प्रिंसिपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, 12 सदस्य नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा, और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, ये हमने आयरलैंड से लिया। तो इसको अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको तब तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको। चलिए, ताकि आपको कोई चीज़ छूटे नहीं। आयरलैंड, कनाडा हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस जो है ना, फ्रांस यहाँ से ली गई है गणतंत्रात्मक, गणतंत्र का सिस्टम, या इसी को हम कहते हैं रिपब्लिकन गवर्नमेंट, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये हमने फ्रांस से लिया है। और फ्रांस में है जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें लिखा गया है समता, इक्वलिटी, समता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, तथा बंधुत्व, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का, और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का, ये हमने फ्रांस से लिया है, राइट। तो यहाँ पर भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि एक बार विलियम सरकोजी, फ्रांस के राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस के पैरेड में आए हुए थे। गणतंत्र दिवस के पैरेड में अगर ट्रिक्स ही याद करना तो इस तरह का आप ट्रिक्स याद कीजिए जो लाइफ टाइम याद होगा। मैं भी कमेंट्री सुन रहा था, और वहाँ पर जसदेव सिंह कमेंट्री कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा रिपब्लिकन कंट्री है, और जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, गणतंत्र की शुरुआत हुई है, ये फ्रांस है। और एक अद्भुत संजोग है, एक अद्भुत मिलन है कि जिस देश से गणतंत्र की उत्पत्ति हुई है, और जो विश्व का सबसे बड़ा रिपब्लिकन कंट्री है, गणतंत्र देश है, तो वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ की गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मेरे को हमेशा याद हो गया कि फ्रांस से रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम लिया गया। अब आपको याद होगा कि अगर आप सोचेंगे गणतंत्र क्या है, तो गणतंत्र का जब आप डिक्शनरी में देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, तो गणतंत्र का मतलब 26 जनवरी नहीं होता है, संविधान का निर्माण इस दिन हुआ ये नहीं होता है, लागू हुआ, बल्कि गणतंत्र देश वो है जिसका सर्वोच्च शासनाध्यक्ष और जो एक्चुअल हेड होगा, जो हमारा प्रधानमंत्री है और जो हमारे राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, न कि मनोनीत और वंशानुगत होगा। मतलब हेरिडिटरी नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, और नहीं वंशानुगत होगा, राइट। तो फिर हम लोग नेक्स्ट कंट्री को देखते हैं, इसका दूसरा वॉल्यूम में, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, है ना। मतलब सेकंड जो इसका पार्ट आएगा उसको आपको देखना है, राइट।